मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 1 में हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें शीत युद्ध का जो दौर नामक पाठ है, इसका एक वीडियो हमने पूर्व में जारी कर दिया है। आज हम यहाँ दूसरा इस पाठ का वीडियो जारी करने जा रहे हैं। आज हमारा बिंदु है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। यहाँ से हम आज का अध्ययन जारी करने जा रहे हैं और 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ ये दोनों महाशक्तियों के बारे में है। अमेरिका और सोवियत संघ जो अपने अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी और इन दुनिया 2 गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी एक मुल्क के लिए यही रास्ता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति का साथ अवश्य जुड़े और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बचे। यह एक मैंने प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य रहा है। परंपरा विरोधी जो छोटे देश थे, इन्हें महाशक्तियों को अपने अपने दायरे में रहते हुए जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया गया है और ये सुरक्षा का वादा इनको मिला तथा हथियार और आर्थिक मदद भी मिली। ऐसी स्थिति में इन देशों को कि अपने पड़ोसी देशों से जो होड़ थी, वह महाशक्ति के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया 2 खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया था। और यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश थे वो अमेरिका के पक्ष में चले गए, जबकि पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत खेमे में सम्मिलित हो गए। इसलिए पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए ये यूरोप के देश। और पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया जो 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। ध्यान दीजिए, सन 1949 में नाटो की स्थापना हुई और इस नाटो की स्थापना में 12 राष्ट्र शामिल थे और इन 12 राष्ट्रों में ये था कि यदि किसी भी एक राष्ट्र पर, यूरोप के इन देशों में से किसी भी एक राष्ट्र पर अथवा उत्तर अमेरिका की पर कोई गठ संगठन उस पर हमला कर देता है तो नाटो में शामिल हर देश पर हमला हुआ माना जाएगा और सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। ये इस प्रकार का वो था। इसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है और इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की और इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका काम क्या था? वारसा संधि के अनुसार सोवियत संघ ने जो गठबंधन तैयार किया था, उसका काम क्या था कि नाटो में देश हैं, उन नाटो में जितने भी देश हैं उनसे मुकाबला करना। तो इस प्रकार से ये शीत युद्ध का दायरा बढ़ा और शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्माण और तो इस प्रकार से वारसा संधि और जो नाटो की स्थापना हुई, उसके बाद में यूरोप में सभी राष्ट्र एक दूसरे के उसमें बट गए हुए थे खेमे में और सभी में आपस में तनातनी हो गई। इस प्रकार से यूरोप को हम एक प्रकार से अखाड़ा भी नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ही सारे देश एक दूसरे के खेमे में बट गए थे। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना को व्यापक उपस्थिति ने सुनिश्चित करके अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का
तरीका अपनाया। इस प्रकार से इसने अमेरिका ने एशियाई संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन के माध्यम से यहाँ पर भी अपना रुतबा जमाना चाहा। इसके जवाब में सोवियत संघ ने साम्यवादी चीन के क्षेत्र में मसलन वियतनाम और उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। ये इनका मुख्य आधार हो गया। और उसके बाद में शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों में बट जाने के खतरा पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन फ्रांस के चंगुल से मुक्त 9 स्वतंत्र देश जो हुए थे, जो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे, उन देशों को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं हमने अभी आज़ादी प्राप्त की है और कहीं अभी हम अपनी आज़ादी को न खो दें। ये उनको स्थिति सताने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1950 के दशक के उत्तर में सोवियत संघ से उत्तरार्ध में सोवियत संघ से जब अनबन हो गई तो 1969 में इन दोनों देशों के बीच एक भूभाग को लेकर के छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस युद्ध का में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ और 9 स्वतंत्र जो राष्ट्र थे वो 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का इनको मौका मिला। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि परमाणु हथियार और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो एशिया तथा अफ्रीका यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन ये समझने की भी ज़रूरत है कि छोटे देश इन महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब वो काम के क्या थे? जो महत्वपूर्ण जो संसाधन है, तेल खनिज जैसे इन संसाधनों को प्राप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त अपने भूक्षेत्र, अपने हथियार और सेना का संचालन करने के लिए उनको जगह मिल रही थी। सैनिक ठिकाने लगा करके एक दूसरे की जासूसी भी कर सकते थे और आर्थिक मदद में शामिल छोटे छोटे देशों में सैन्य खर्चा करने के लिए भी वो मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण रहे हैं जिनके परिणाम स्वरूप इन छोटे छोटे देशों को इन महाशक्तियों में शामिल किया, महाशक्तियों ने शामिल किया और पारस्परिक परियुद्धों में उनकी जीत होती रही। ये कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद में, अर्थात समाजवाद और साम्यवादी उदारवाद और लोकतंत्र पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। ये इस प्रकार से आपस में उनके बीच में एक मुद्दा चलता रहा। अब हमारा अगला बिंदु है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे। अब शीत युद्ध के दायरे के दौरान, हालांकि शीत युद्ध के समय अनेक संकट सामने आए, जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट जो अभी आपने देखा है गए वीडियो में, और शीत युद्ध के दौरान खूब लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन कोई लड़ाई इतनी बड़ी नहीं हुई थी जो तीसरे विश्व युद्ध की में परिणत हो सके। अब फिर भी यहाँ महाशक्तियों में थी कोरिया 1950-53, बर्लिन 58 से 62, कांगो 60 के दशक की शुरुआत, कई सैन्य जगह पर सीधे मुठभेड़ भी की स्थिति में भी आए और संकट गहराता रहा क्योंकि दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में शीत युद्ध के दायरे की बात करना काफ़ी कुछ एक क्षेत्र से होता है, क्योंकि जहाँ विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए और उनमें होने वाली स्थितियों के परिणाम स्वरूप वहाँ अनेक संभावनाएं बनी, लेकिन बात एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी और कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक हालांकि जनहानि हुई, लेकिन विश्व पर परमाणु युद्ध से बचा रहा। इसके अतिरिक्त बीच में राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और दोनों ही के बीच कई गलत फहमियाँ बढ़ती गई। ऐसे मौके पर शीत युद्ध के संघर्ष और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर देशों की कारगर भूमिका निभाई और इसी संदर्भ में
गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को कभी बुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख नेताएं थे उनमें एक जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू ने उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी अपनी मध्यस्थता की भूमिका निभाई, और महाशक्तियों ने समझ लिया कि युद्ध हर हालत में टालना जरूरी हो गया है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया, और शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया। इससे संयम का तरक्की काम करा। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों में प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई, प्रतिद्वंदिता यथावत बनी रही, लेकिन फिर भी हालांकि दोनों ही गुटों में भरपूर हथियार जमा कर लिए और लगातार युद्ध के लिए तैयार करते रहे। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने अपने हथियार तैयार कर लिए, दोनों गुट एक दूसरे को हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा रहे थे। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर रहे थे। इसके अतिरिक्त सवाल ये भी था कि कोई परमाणु हथियार, यदि कहीं किसी गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए तो सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे का कोई हथियार चल दे तो परमाणु हथियार से बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इस दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसा पता चले कि यह षड्यंत्र है या कोई दूसरी तरफ से कोई मिसाइलें दागी गई हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रश्नात्मक स्थिति थी, और इसी के परिणाम स्वरूप एक दूसरे राष्ट्र को आपस में शंका के इरादे से देखते हुए ये बात को समझने का प्रयास कर रहे थे, और समय रहते हुए अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग का फैसला किया, और दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सके। अर्थात गलतफहमी से कोई हथियार चल जाए या जानबूझ करके नहीं चलाया गया है, युद्ध करने के लिए नहीं चलाया गया है, ऐसी स्थिति में किसे जिम्मेदार समझा जाए, और उस हथियार के चल जाने के पश्चात जो नुकसान होता है, जो जोखिम उठता है, वो बहुत बड़ा विनाशकारी होगा। इसके बारे में क्या सोचा जाए, इस बात को समझते हुए सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने ही परमाणु हथियारों पर और अन्य हथियारों को सीमित करने या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग का फैसला किया, और दोनों महाशक्तियों ने फैसला करते हुए अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सके। इसी को स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक में उत्तरार्ध में हुई, और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये संधियाँ थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु प्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ध्यान दीजिए, परमाणु परीक्षण संधि, प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। इसी के माध्यम से इन्होंने अपने हथियारों को आपस में नियंत्रित करने के लिए अस्त्र परिसीमन की वार्ताओं के दौर में हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए और भी अनेक संधियां की थी।